what we have seen in 2.5 years, brokers kept on coming with higher end forecasts, 70,000, 60,000, 65,000, 55,000. And then there came a season that broker stopped quoting, rather advertising or marketing their forecasts. ये मुल्क का जो है डिफ़िकल्ट तरीन पीरियड है, एक ऐसा वक्त है कि जब गॉड फॉरबिड लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, वक्त नहीं पड़ता ये कहने में कि बादल नाख्वास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ऐसे वक्त में ब्रोकरेज हाउस विच हैज़ अर्न अ गुड रेपुटेशन, बेस्ट ब्रोकरेज हाउस का अवार्ड मल्टीपल ओकेजन्स पे जो विन कर चुका है, दैट ब्रोकरेज हाउस केम फॉरवर्ड और उसने FY23 के लिए एक बहुत ही मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की और अपने क्लेम्स को बैक किया with certain research, number of facts and data sets. And what they said in that report was कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल मसाइल हैं, मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो सब अगर किसी हद तक सेटल नहीं भी होते, तब भी most of the worst situations have been accounted for by the market. And what they think is कि बाज़ार 52,000 का जो लेवल है वो जून 2023 में सस्टेन कर सकता है। इसी रिपोर्ट को, इसी बुनियादी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने रब्ता किया टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO से, और हमने उनसे पहला सवाल पूछा कि वो क्यों समझते हैं कि महज 9 से 10 महीने के वक्त में बाज़ार 25 से 30% बढ़ सकती है। सुनिए सोहेल ने क्या कहा। जी, हमारे एनालिस्ट ने मिड ईयर स्ट्रैटेजी रिपोर्ट स्टॉक मार्केट आउटलुक पर इशू की है, जिसके हिसाब से हमारे एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि मार्केट में तकरीबन 25% की गुंजाइश है अगले एक बरस में। और जो थीसिस है उनका, उसका फोकस यही है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और ऐसे साइंस हैं कि हमें लग रहा है कि आगे जाकर मईशत में इस्तेकाम होगा, स्टेबिलिटी देखी जाएगी, जिसकी रीज़न ये है कि हुकूमत ने जो एग्रेसिव मेजर लिए हैं उससे बहुत तेज़ी से इंपोर्ट नीचे आ गई है और करंट अकाउंट की भी जो पहले तवक्कुआत थी अब वो बहुत कम हो गई हैं। हमारी तवक्कुआत है कि 8 से 9 बिलियन होगा, इससे पहले काफ़ी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 10 से 15 के बिलियन डॉलर के बीच में थी। इसी वजह से हमने देखा है कि रुपया जो 200 से 240 हो गया था, अभी 220 के करीब आ गया है और उसमें बेहतरी आ रही है। इसी तरह हमारे एनालिस्ट का व्यू है कि इंटरेस्ट रेट भी अपनी पीक की तरफ पहुंच गए हैं। ऑल्दो इन्फ्लेशन कुछ माह तक हाई रहेगा मगर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपना 12 महीने का टारगेट 52,000 रखा है। ऑल्दो जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं या कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो रिस्क फैक्टर ज़रूर हैं इस व्यू के पीछे। दूसरा बड़ा मसला नाजरीन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड बातों का है, परसेप्शंस का है। कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें की जाती हैं। बहुत सारे लोगों के सौदों को देखने की ज़रूरत है कि जब हमारे डॉलर बॉन्ड्स बहुत निचले लेवल पर आए हुए थे तो देखना चाहिए कौन कौन से कपड़े पहने हुए, कौन कौन से लोग किस तरह की ख़रीदारी हमारे डॉलर बॉन्ड्स की मुल्क से बाहर कर रहे थे। एक्सटर्नल अकाउंट इज़ येट अनदर इशू विच इज़ कनेक्टेड विद द सर्वाइवल and the question of whether or not Pakistan would default or not, that is certainly out of question. But सोहेल से जब हमने पूछा कि एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को वो कैसे देखते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन ये है कि जब साल का शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि कोई 35-36 बिलियन का फंडिंग गैप होगा, मगर अब हमारे एनालिस्ट की जो कैलकुलेशन है वो ये बता रही हैं कि चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो जो फंडिंग गैप भी है वो 4-5 बिलियन डॉलर से कम हो जाएगा। दूसरी जानिब IMF का स्टेटमेंट आ गया है कि पाकिस्तान तकरीबन मासिवाय एक के अपनी कंडीशन मीट कर चुका है। तो IMF की फंडिंग भी अगर अप्रूव हो जाती है तो इसकी वजह से जो बायलैटरल मल्टीलैटरल फंडिंग्स जो रुकी हुई हैं, हमें उम्मीद है कि वो भी पैसे आ जाएंगे। और जो एक रिस्क फैक्टर था कि चूंकि ग्लोबल
मार्केट्स के हालात अच्छे नहीं हैं, बोरोइंग करना कमर्शियल बेसिस पे यूरोबॉन्ड के थ्रू मुश्किल है। तो $5 बिलियन की जो प्रीपेमेंट है कमर्शियल लोन्स की और यूरोबॉन्ड की, रिस्क ये था कि वो रोल ओवर नहीं हो पाएँगी। तो हमारे एनालिस्ट का ये व्यू है कि चूँकि फंडिंग गैप ही कम हो गया है, तो वो जो रोल ओवर का रिस्क है कमर्शियल बोरोइंग का और यूरो बॉन्ड का, वो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो गया है, क्योंकि जो पैसों की ज़रूरत है पाकिस्तान को अगले साल की, वो ही कम हो गई है। तो शायद पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड या इश्यू करने की और कमर्शियल बोरोइंग की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारा ख़्याल है कि FY 23 का जो फाइनेंसिंग गैप है पाकिस्तान का, वो फुली मेट है। एक और चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं और जिसको ब्लैक ब्लू और वटेवर कलर यू नेम इट स्वान कहा जा रहा है पाकिस्तान के मामले में, वो है नवंबर की तैनाती, जिसमें पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इस वक्त जकड़ा हुआ नहीं बल्कि लटका हुआ है। तो सुहेल से हमने पूछा कि वी हैव सीन दिस सिचुएशन क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स कि ब्रोकरेज हाउसेस कॉल्स देते हैं, फोरकास्ट देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं और वो चीज़ फिर नहीं होती। और फिर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में कहा भी गया कि यार जब आपको लग रहा था कि ये 70,000 का नंबर आपने जिस बात में कोट कर दिया था ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो आ जाते 4 महीने बाद और बता देते कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो गई है। तो सुहेल से हमने पूछा कि अगर सिचुएशन नवंबर के बाद तब्दील होती है, फेवरेबल नहीं रहती कि वो मार्केट 52,000 के लेवल की तरफ जाए, रादर कि इसको और डायरेक्शन ले, सो व्हाट इज़ द वे दैट टॉप लाइन फॉलोज टू इन्फॉर्म एंड कीप देयर कस्टमर्स ब्रेस्ट के हालात बदल गए, कुछ और करो, उन्होंने देखिए, ये क्या हमारी कहा? मीडिया स्ट्रैटेजी है। नॉर्मली हम करते हैं साल के शुरू में, मगर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील होती हैं तो हम वक़्तन फ़वक़्तन स्ट्रैटेजी नोट हमारी टीम निकालती रहती है। और अगर कोई आगे जाके बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से व्यू को चेंज करना पड़ सकता है, तो वो अपडेट नोट्स जो हैं, अपडेट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें अर्निंग रिवीजन भी हो सकती हैं, जिसमें सेक्टर प्रेफ़रेंस की एलोकेशन की रिवीजन भी हो सकती हैं। वो वक़्तन फ़वक़्तन हमारे एनालिस्ट इश्यू करते रहते हैं। मगर उसके लिए कोई बहुत बड़ी जो हमारी असम्पशन है, उसका तब्दील होना ज़रूरी है। और अगर हमारी जो असम्पशन्स हैं वो मोर और लेस सेम रहती हैं, तो फिर शायद कोई तब्दीली ना आए। मगर अगर कोई ऐसा फैक्टर अननोन फैक्टर आ जाता है या कोई रिस्क फैक्टर है वो मटेरियलाइज़ हो जाता है, तो जो व्यू है, आउटलुक है मार्केट का, और वो तब्दील होता है चाहे पॉज़िटिवली नेगेटिवली, तो हमारी टीम नॉर्मल रूटीन में अपनी रिपोर्ट्स में वो रीडर्स को और इन्वेस्टर्स को वक़्तन-फ़वक़्तन बताती रहती है। Nazin, by this time, while discussing the state of affairs regarding their forecast and their spread work, उनके एनालिस्ट से भी बातचीत की, तो by this time we were convinced कि on the ground जिस तरह का तज्ज़िया टॉप लाइन ने किया है, जिस तरह का एनालिसिस इनकी टीम ने किया है, उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं कि जिस तरह की उन्होंने जर्नी को प्रोजेक्ट किया है उसमें कोई डेविएशन हो। So when we made out this from the discussion, अगला सवाल हमारा सुहेल से ये था कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीज़ें चलती हैं, so what will be the sectors that you would ask your client कि जाएं और ख़रीद लें, और कौन से सेक्टर होंगे जिसके बारे में आप कहेंगे ज़रा मुताद रहो? जहाँ तक सवाल है कि सेक्टर प्रेफ़रेंस क्या है, तो हमारी टीम जो है एनालिस्ट की, उनका व्यू है कि पहले हमारा व्यू था कि ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट डिफेंसिव सेक्टर्स में करनी है, जिसमें हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, उन प्राइवेट कंपनीज़ के जिनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, उसमें करनी चाहिए, जिसमें फर्टिलाइज़र आ जाता है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड ऑयल कंपनीज़ आ जाती हैं, जिसमें बैंक्स आ जाते हैं। मगर अब चूँकि लग ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, और कुछ अरसे के बाद शायद इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएँ, तो हमारी टीम का ख़्याल है कि सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, स्पेशली सीमेंट और स्टील, उसमें भी थोड़ी सरमायाकारी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो ग्रोथ बढ़ती है और सेल्स बढ़ती हैं। दूसरी जानिब
जब रुपया स्ट्रांग होता है और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरती हैं, जो गिर रही हैं, तो जो इनपुट कॉस्ट है सिक्लिकल सेक्टर्स की वो भी कम हो जाती है, जिससे मार्जिन बेहतर होते हैं। तो हमारी टीम का ख्याल है कि डिफेंसिव के साथ-साथ कुछ एक्सपोज़र सिक्लिकल सेक्टर में भी रखना चाहिए। एक दफ़ा फिर हमने सोहेल से रीअश्योरेंस ली रिगार्डिंग द बॉन्ड मार्केट, जिसके बारे में बहुत सारी क्यास आई हैं। हालांकि हमारा पहले दिन से ये व्यू है कि श्रीलंका को पाकिस्तान से कंपेयर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ जो कोलंबोपुरा है उसका साइज़ ऑफ इकॉनमी कराची की एक मीडियम साइज़ मार्केट के आसपास है। हमारी ब्लैक एंड वाइट इकॉनमी का साइज़ 800 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि श्रीलंका की जो इकॉनमी है इसका क्वार्टर भी नहीं है। सो व्हेन वी आस्क्ड के बॉन्ड्स के बारे में वो क्या समझते हैं कि ये जो 4 बिलियन के आसपास की लाइबिलिटीज़ हैं डाउन द रोड 2.5 ईयर, पाकिस्तान इसको रोल ओवर कर देगा आसानी से, इसको मैनेज कर लेगा। तो सुनिए व्हाट डिड सोहेल सेड। पाकिस्तान डॉलर बॉन्ड्स काफ़ी फ़ोकस में रहे हैं पिछले दिनों, क्योंकि जो उनकी यील्ड्स थी वो 7-8% से बढ़ के 25-30% हो गई थी। और जो 2022 का बॉन्ड है वो तो 50% तक चला गया था। मगर हमने देखा है कि जब से आईएमएफ का स्टेटमेंट आया है और जब से इंपोर्ट्स के नंबर आए हैं, जिसकी बेसिस पे हमने रिपोर्ट की है, जिसको हम कह रहे हैं साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो हमने देखा है कि यूरो बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी कम हुई हैं, यानी जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं पाकिस्तान की बढ़ गई हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। यानी पहले जो लोग जितने डरे हुए थे कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड पे रीपेमेंट नहीं कर सकेगा या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अब वो रिस्क कम होता जा रहा है। और मेरा ख़्याल ये है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड हैं, स्पेशली 22 के और फिर 24-25 के, उसकी साइज़ भी बहुत छोटी है और पाकिस्तान की ऐसे हालात नहीं हैं कि इन छोटी पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट करे। श्रीलंका से पाकिस्तान को जो कंपेयर किया जाता है, श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा अबतर थी। श्रीलंका के यूरो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा थे। उसके रिज़र्व्स की पोज़ीशन, उसके ताल्लुकात आईएमएफ से बहुत बुरे थे। तो मेरे ख़्याल में जो यूरो बॉन्ड्स हैं, स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन अगले 2-3 साल के, उसकी रीपेमेंट में बहुत बड़ा इश्यू मुझे नज़र नहीं आता है। ग्रेट। तो नाज़रीन, सोहेल ने ओवरऑल में जो पिक्चर पेंट की उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना टफ़ टाइम देख चुका है एंड अ ट्रांजिशन हैज़ स्टार्टेड कि जिसमें चीज़ें नॉर्मल रहेंगी और फिर नॉर्मल से बेहतरी की तरफ चीज़ें मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज़ वाई दे हैव टेकन अ प्लॉजिबल रियलिस्टिक अप्रोच। दो सम पीपल फील कि पाकिस्तान मसाइल का शिकार रह सकते हैं, बट दो पेसिमिस्टिक बातों को जब हम गेज करते हैं इनकी रिपोर्ट के साथ और इनके तजज़िये के साथ, इनके स्पेड वर्क के साथ, तो क्लियरली नज़र आता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हैं। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम नाज़रीन बातचीत करेंगे इनके हेड ऑफ़ रिसर्च से और ज़रा ज़ीरो लेवल पर इन्हीं 7-8 पॉइंट को समझेंगे कि किस पॉइंट के पीछे उनकी क्या रिसर्च थी एंड वाई डिड दे मेड दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। और जो एक्सटर्नल अकाउंट से लेकर जून 2023 तक के जो नंबर्स हैं, अर्निंग्स हैं, किस पॉइंट पर क्या रिकमेंडेशन है, क्या व्यू है, उसके पीछे स्पेड वर्क क्या है, नाज़रीन डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सोहेल, दी CEO ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उमैर नसीर से, दी हेड ऑफ़ रिसर्च ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। उमैर नसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर, ये बताइएगा कि आपने जो अभी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें आपने फोरकास्ट दी है कि 30 जून सन 2023 तक इंडेक्स जो है वो 52,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट यू हैव डिस्कस्ड इन योर रिपोर्ट इज़ कि जो जारी खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो तखमीने से कम रह सकता है। ज़रा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। हमें लगता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो पिछले साल हमने देखा था,
कि वो 17 अरब डॉलर से क्रॉस कर गया था, वो हमें लगता है कि FY23 में इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है, और हमें लगता है कि ये 8.7 बिलियन या 9 बिलियन तक टच कर सकता है इन FY23। उसका जो मेन रीज़न है, वो अगर हम देखें तो इंपोर्ट्स हमने कम होती हुई नज़र आ रही है हमें, और आगे भी हमें लगता है कि ये इंपोर्ट्स में काफ़ी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक और फेडरल गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं उसको देखते हुए हम जो है इंपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन देख रहे हैं। फिर ऑयल प्राइसेस भी कम होना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से हमें एक रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि आपका जो एक मेजर पोर्शन ऑफ इंपोर्ट है वो अभी भी ऑयल है, जिसकी वजह से हम काफ़ी अफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दैट यू हैव पॉइंटेड आउट के एक्सचेंज रेट से मुतालिक जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे चीज़ों को बेहतर करने में। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप इंपोर्ट्स को कब कर देंगे तो इंपोर्ट रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे, बट गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी तो इंपोर्ट से लिंक्ड हैं। सो गवर्नमेंट ओवरऑल तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में डोंट यू सी के मसाइल होंगे? जी, एक आपका वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारी सिग्निफिकेंट जो टैक्स कलेक्शन है वो इंपोर्ट बेस होती है, जो हम ड्यूटी कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली एक स्लो डाउन आ सकता है। बट प्रॉब्लम अभी जो हम फेस कर रहे हैं एक्सटर्नल अकाउंट की, वो हमारे लिए सिचुएशन ज़्यादा प्रीकेरियस है, और जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस है, जिसकी वजह से हमारे जो आउटफ्लोज हैं उसका क्वांटम काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू इनफ्लोज। तो इसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द टैक्सेशन साइड गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल्टरनेटिव मेजर्स, जिसमें इनिशियली इन्होंने रिटेलर्स पे फिक्स टैक्सेशन की बात की, अब उसको थोड़ा सा वो रिव्यू करना चाह रहे हैं, और प्रोबेबली वो उसको जो रिटेलर्स हैं उनके साइज से या रेवेन्यू के साथ लिंक करने की कोशिश करें। तो टैक्सेशन पे वहाँ से वो कोशिश करें कि दूसरे मेजर्स लेके वो उस पे बचत करें। बट ये जो एक्सटर्नल अकाउंट के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको अगर हम सॉल्व नहीं करते तो हम खुदा ना खासा जो एक पहले खदशा था कि श्रीलंका वाली सिचुएशन ना चली जाए, तो उसको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड। ये बताएं कि ऑटो सेक्टर इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स। हमने हिस्ट्री का लार्जेस्ट एंड काइंड ऑफ बेस्ट बूम देखा है अभी। आगे हम काइंड ऑफ नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं जो कि बहुत ही कुछ लोगों के नज़दीक ये 70% से ज़्यादा भी रह सकती है। सो व्हेन यू सजेस्ट योर इन्वेस्टर्स, योर क्लाइंट्स go to market and make investments, so what are your takes regarding the auto sector? हमें लगता है कि अभी जिस तरीके से सिनेरियो है, आपने देखा है कि स्टेट बैंक ने जो सीकेडी इंपोर्ट्स हैं ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, और जो ऑटो सेक्टर्स है स्पेसिफिक, अगर मैं कंपनीज की बात करूं, तो उनको जो वो नॉर्मली अपनी सीकेडी इंपोर्ट्स करते हैं, अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें, तो उसका 50% सिर्फ इस जो महीने अगस्त में अलाउ किया गया, और उसको ग्रेजुअली जो है बढ़ाने की इजाज़त होगी। तो उसकी वजह से डेफिनेटली इनकी सेल्स और प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि काफ़ी डिलीवरी टाइम्स में भी इश्यूज थे, क्योंकि पहले सप्लाई साइड इश्यूज थे, बट अब इसको हम खुद मैनेज कर रहे हैं ताकि हम एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन को बेहतर कर सकें। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें स्टॉक्स, और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटलुक फॉर ऑटो सेक्टर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी सिनेरियो शायद इनके लिए फेवरेबल नहीं है। ये 3-4 महीने ख़ास तौर पे इनके लिए इश्यूज रहे, और जो इनकी सेल्स हैं वो भी आपको अभी एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई के नंबर जो अभी पब्लिश होने वाले हैं, प्रोबेबली 30%। आज या कल में अनाउंस हो जाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो मैं जो एडवाइस करूँगा कि ऑटो सेक्टर में खास तौर पे अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो ये बताइए कि ऑटो सेक्टर
से एसोसिएटेड जो पाकिस्तान के अंदर कंसर्न्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली जो आपके ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर्स हैं, वो भी इम्पैक्ट होते हैं जब आपकी ऑटो सेल्स डिक्लाइन होती है। बट उसमें कुछ उनको किसी हद तक कुशन मिल जाता है कि आपकी जो एक सेकेंडरी या यूज़ मार्केट होती है उसमें उनको कुशन मिलता है। चाहे आप टायर्स की बात कर लें, चाहे आप स्पेयर पार्ट्स की बात कर लें। तो हमारे यहाँ काफ़ी लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, तो उसकी एक डिमांड जो जो एग्जिस्टिंग आपकी व्हीकल्स ऑन रोड हैं उससे भी जनरेट हो रही होती है, तो वो कंप्लीटली उस तरीके से अफेक्ट नहीं होगी। उस पर हमें लगता है कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। बट डेफिनेटली आपकी जब ओवरऑल इंडस्ट्री में डिक्लाइन है और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी जो है आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इम्पैक्ट उसका नज़र आएगा, बट 100% शायद उसमें ना आए। सही है उमर। एक्सटर्नल अकाउंट पे जाने से पहले एक आखिरी चीज़ है जिसको मैं चाहूँगा आप थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर करें। दैट इज़ रिगार्डिंग द प्राइसिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों की कीमतों के बारे में कहा जा रहा है कि पहले जो इसका तयन हुआ था वो 182 के डॉलर रेट के ऊपर हुआ था, और फिर जब बजट आया तो देयर वाज आल्सो अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी के फाइनेंस मिनिस्टर couldn't explain, didn't knew और didn't wanted to share कि किस बेस नंबर के ऊपर गवर्नमेंट ने बजट की बेसिक कैलकुलेशंस की हैं। सो अगर डॉलर 200 से अबव फॉर एग्जांपल स्टेबल रहता है, कुछ लोगों के नज़दीक ये 215 के आसपास स्टेबल रहने जा रहा है, इवन देन यू थिंक कि जो गाड़ियों की प्राइस 40% के आसपास उसमें इजाफा हुआ है विद इन 2.5 मंथ, वो सस्टेनेबल है या डाउनवर्ड ये प्राइसेस जो हैं रिवर्स हो सकती हैं? एक और चीज़ भी साथ बता दीजिएगा कि एक बड़ी ओपन सी बात है विच इज़ बीइंग सेड इन द मार्केट एंड यू आल्सो सेड कि 3 से 4 महीने तक जो है वो इम्पोर्ट बैन रह सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में भी एक आपका कोई तज्जिया हो तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है कार प्राइसिंग। प्राइसेस का हवाले से, तो हमें पता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में देखा है, चूंकि जिस तरीके से डॉलर ने रिएक्ट किया था। फिर अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो फ्लीट चार्जेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। आपके कंटेनर चार्जेस में काफ़ी इंक्रीज आया था। तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी टूवर्ड हायर कार प्राइसेस। अब जो उम्मीद है कि 220 और या उससे बेहतर अगर डॉलर रहता है, तो मुझे इसकी बिल्कुल कभी उम्मीद है कि मज़ीद शायद प्राइसेस इंक्रीज़ ना हो। बट डिक्लाइन का थोड़ा सा मुझे आई एम स्टिल स्केप्टिकल के यहाँ से कोई डिक्लाइन हमें नज़र आएगा, क्योंकि दूसरे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी हैं। आपके सिस्टम में जो प्रेशर्स हैं वो फिर भी कंटिन्यू करेंगे। आपकी फ्री चार्जेस और जो कंटेनर टर्मिनल के चार्जेस हैं वो कम होना शुरू हुए हैं, बट शायद अभी उसका इम्पैक्ट फुली ट्रांसलेट ना कर पाए इनटू कार प्राइसेस। हाँ, डेफिनेटली इस चीज़ को कार मैन्युफैक्चरर्स ज़रूर कंसिडर करेंगे जब आपकी सेल्स सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करेगी, और आगे जाते हुए बट सेल की हमें जो डिक्लाइन एक का ताल्लुक डिमांड से तो नहीं है, वो तो इंपोर्ट पे बैन की वजह जी, से। जी, इम्पोर्ट बैन है। तो जब अगर ऐसी सूरत हाल आती है, हमने पिछले सालों में भी अगर आपको याद हो कि 2008-9 में भी इस तरह की सिचुएशन देखी कि जब डिमांड कंप्रेशन इतनी हो जाए कि आपकी एक जो नेचुरल डिमांड है उसमें कोई आपको कर्टेलमेंट नज़र आए या उसमें कमी नज़र आए, तो हो सकता है कि कार मैन्युफैक्चरर्स इस चीज़ को सोचें कि वो कोई रिलीफ दे सकते हैं। वरना मेरा अंदाज़ा ये है कि उनको करंट मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए इसी लेवल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। उमर, इट इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम उमैर के साथ समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर से मुतालिक मुतफर्रिक आरा जो है वो पाई जाती हैं। देयर सर्टन व्यूज़ के ऑटो सेक्टर की जो प्राइसिंग है वो सस्टेन करेगी। देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल हु थिंक कि नून लीग का सारा जोर इस बात पर है एंड प्रॉब्ली इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाए कि डॉलर शायद 190 के आसपास स्टेबल हो जाए। गिवन दीज सिचुएशंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो गाड़ियों की प्राइस है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है पिछले 2.5 से 3 महीनों में, उसको कम करना पड़े। बट देयर इज़ येट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज़ कि बिकॉज 4 महीने तक इंपोर्ट बैन रहने जा रहा है और ये जो डिमांड ख़त्म हो रही है गाड़ियों की, दिस इज़ नॉट बिकॉज कि तलब नहीं है, दिस इज़ बिकॉज कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के आइटम्स पे बैन लगाया हुआ है। इस सिचुएशन में अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि बिकॉज़ ऑटो सेक्टर के जो मालिकान हैं उनको स्टाफ को भी रिटेन करना है और सिस्टम को भी एज सच चलाना है 3 से 4 महीने, तो ये प्राइसेस जो हैं वो प्रॉब्ली रिटेन करेंगे, इन प्राइस लेवल को मेंटेन करेंगे और फिर देखा जाएगा कि डॉलर 190 पे स्टेबल होता है, 220 पे स्टेबल होता है। एंड बेस्ड ऑन दैट एंड द नंबर्स दैट पीपल कीप कोटिंग कि पुरानी प्राइसिंग 182 पे हुई हुई है, सो ये जो भी डिफरेंस बनेगा उसके आसपास गाड़ियों में जो प्राइस की अप्रिसिएशन है या प्रॉब्ली डेप्रिसिएशन अगर होनी है तो हो जाएगी। उमैर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी, बिल्कुल मैं जो है इस बात से मुत्तफ़िक़ करूँगा कि हमने जो एक प्राइस इंक्रीज़ देखा है पिछले दिनों में, उसमें ऑल्दो आपका जो करेंसी है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हुई है, बट गिवन जो हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं सिस्टम में और इसको देखते हुए कि अगले 2-3 महीने तक सप्लाई हमारी जो है अफ़ेक्ट रह सकती है। तो कार मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से कोशिश करेंगे कि अपने मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए इन्हीं प्राइस लेवल्स को मेंटेन करें। वो यहाँ पे जो है बहुत सिग्निफिकेंट कट इन द प्राइस आई एम नॉट सीइंग इन द नियर फ्यूचर। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि जो ये डिमांड हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी थी पिछले दिनों में, ऑल्दो अब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग से रिलेटेड काफ़ी टफ मेजर्स लिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होगा। बट उस तरीके से अभी तक ऑटो सेल्स में इम्पैक्ट नहीं आया था। शायद इस महीने हम कॉन्ट्रैक्शन देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, बट वो भी आपको पता है कि कुछ हद तक डिमांड लेट होगी और कुछ हद तक जो सप्लाई इश्यूज़ हैं उनकी वजह से होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कोई अभी मेजर ड्रॉप नज़र नहीं आता इन द कार प्राइसेस मूविंग फॉरवर्ड। ज़बरदस्त। एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। यू हैव सेड कि ये चीज़ें जून 2023 के बाद या जून 2023 तक वेल अंडर कंट्रोल होंगी। पाकिस्तान की जो डेट ऑब्लिगेशन टू सेटल हैं वो 30 बिलियन से ज़्यादा है नेक्स्ट 14 मंथ्स। सो हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? जी। तो सबसे बड़ी जो हमारी अज़म्पशन है, उसमें हमें लगता है कि इंपोर्ट्स जैसे हमने देखा है कि कम होना शुरू हो गई हैं और जो इंपोर्ट बैन के मेजर्स हैं और जो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के जो मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग मेजर्स हैं, उससे हमें एक नेचुरल डिमांड स्लो डाउन नज़र आएगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हमें कम होती हुई नज़र आएंगी। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो फिस्कल ईयर 23 है उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि तकरीबन 8.7 बिलियन क्लॉक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स 17 बिलियन, और लगता है कि 24 में इससे मज़ीद बेहतरी आ सकती है। हमने पिछले सालों में भी देखा है कि जब भी इतना बड़ा नंबर आता है तो उसके वजह से हमारी एक मजबूरी होती है कि हमें टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है और उसके अगले 1-2 सालों में काफ़ी शार्प फॉल आता है। चाहे आप 2018-19 की बात कर लें, इससे पहले अगर आप दो 2008-9 में चले जाएँ, तो वहाँ भी करंट अकाउंट डेफ़िसिट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। जिसके बाद जब हमने ये मेजर्स लिए, तो उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप नज़र आया। ज़बरदस्त। ये बताएं कि आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में टाइम एंड अगेन कहा जाता है कि सब चीज़ें डन डील हैं और
IMF प्रोग्राम स्टार्ट हुआ चाहता है, रिज्यूम हुआ चाहता है, बट डिस्पाइट numerous claims, IMF program didn't gets resumed. बातों की हद तक तो ठीक है. What are the specific conditions जो आज भी लगता है कि are holding the resumption of the program? ओके अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ तो पहले तो जो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडीज दी थी और हमने प्राइस को फ्रीज करके रखा था 3 महीने तक उसकी वजह से आईएमएफ ने काफ़ी ज़्यादा अपना कंसर्न शो किया था और उसी की वजह से हमारा एक आईएमएफ प्रोग्राम जो है जो आपका 7th 8th रिव्यू के लिए डिले भी आया था उसके बाद भी एक ऑब्वियसली देयर वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आईएमएफ एंड आर गवर्नमेंट वो शायद हम पे हमारी बातों पे रिलाई नहीं कर रहे थे कि क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले एक अपना प्रॉमिस तोड़ा और पेट्रोल पे सब्सिडीज दी हमने पावर पे सब्सिडीज दी इसकी वजह से थोड़ा सा हमें वो ट्रस्ट दोबारा स्टेब्लिश करने में टाइम लगा बट चूंकि अब हमने पावर पे और पेट्रोल पे सब्सिडीज जो है ख़त्म की हैं जिसकी वजह से जो आईएमएफ की एक प्री कंडीशंस थी वो मीट हुई है ख़ासतौर पे अगर मैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात करूँ तो वो हमने स्टार्ट कर दिए इम्पोज करना ऑन पेट्रोल तो वो जो एक मेजर हर्डल था वो तो रिमूव हो चुका है और उसी की वजह से हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी रीच कर लिया है विद आईएमएफ एक जो लास्ट चीज़ जो रह गई है जिस पे अभी कोशिशें जारी भी हैं हमने देखा आर्मी चीफ भी इंगेज हैं दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ वो है एक 4 बिलियन की हम एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आईएमएफ को एक कंसर्न है कि ऐसा ना हो कि हम आईएमएफ बेल आउट पैकेज दे दें और फिर भी पाकिस्तान को फाइनेंसिंग गैप फेस करना पड़े तो हमें लगता है कि इसमें जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट या करंट अकाउंट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए और जो डेट रीपेमेंट्स हैं पाकिस्तान ये चीज़ मीट कर लेगा Okay. जिसकी वजह से जी जी जिसकी प्लीज़ वजह से कंटिन्यू करें. आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा और वो इवेंचुअली अपनी जो नेक्स्ट ट्रांच है वो रिलीज़ करेगा जो पीडीएल की बात आपने कही तो प्राइसेस तो अब $90 बैरल से भी कम आ गई हैं. सो अब गवर्नमेंट मार्जिन्स बढ़ा रही है, ओएमसीज के पीडीएस बढ़ा रही है. सो ये प्राइस का जो डिक्लाइन है ये आगे पास ऑन तो नहीं हो रहा आवाम को? जी ये बिल्कुल है कि आवाम को अभी मुश्किल टाइम बिल्कुल फेस करना पड़ेगा कि इवन जो ड्रॉप इन इंटरनेशनल प्राइस है वो कम्प्लीटली पास ऑन नहीं होगी जाहिर है जो गवर्नमेंट है उस पर भी थोड़ा प्रेशर है फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो वो बट डू यू चाहेंगे हैव अ कि व्यू कुछ ना एज अ कुछ रिसर्च हाउस कि जब ये 60-70 पे था तो उस वक्त तो ओएमसीज के मार्जिन नहीं बढ़े और जब ये पीक पर है तो उस वक्त गवर्नमेंट ने क्यों इसको बढ़ाया? ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट मुझे लगता है कि अभी जैसे आपने देखा कि ईसीसी ने इसको अप्रूव किया है इंक्रीज इन ओएमसी मार्जिन हो सकता है जब तक ये फेडरल कैबिनेट लग जाए तो उतने एक्सटेंड तक इंक्रीज ना हो जितना कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में कोट हो रहा है क्योंकि फेडरल कैबिनेट में ज़ाहिर है दूसरी पार्टीज़ की भी जो कोलिशन पार्टीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है और वो इस चीज़ को भी एसेस करेंगे कि ऑलरेडी हमने पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हैं तो हो सकता है वो कम्प्लीटली पास ऑन ना हो बट चूंकि डीलर मार्जिन इंक्रीज हुए हैं रिसेंटली तो ओएमसीज के पास भी एक वैलिड जस्टिफिकेशन है कि एक तो सीपीआई के साथ लिंक उनके मार्जिन होते हैं और फिर दूसरे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए मज़ीद इंक्रीज़ हो बट मुझे लगता है कि कम्प्लीटली शायद इंक्रीज़ ना हो उसमें से कुछ गवर्नमेंट उनकी बात रखे और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखे बट आपका जो पहला सवाल था उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि कम्प्लीटली ये पास ऑन नहीं होंगी लोअर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस टू द फाइनल कंज्यूमर्स एक तो ये बताएं कि जून 2023 में आपको डॉलर कहाँ दिखता है एंड व्हाट डज योर फोरकास्ट से अबाउट द ऑयल के ऑयल कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इन जून 2023? जी
जहाँ तक डॉलर का सवाल है, हमें लगता है कि ये 215 से 220 के लेवल तक रह सकता है बाय जून एंड। एवरेज बेसिस पे हमें लगता है कि 220 तक ये एवरेज करेगा पूरे साल। तो उसमें अब हाई तो ऑलरेडी हमने जैसे देख लिया, 240 तक टच किया था। लो शायद 200 तक टच कर सकता है, बट ऑन एवरेज बेसिस 220 तक की रेंज में ये रह सकता है। How about थोड़ी inflation? सी जी, इन्फ्लेशन हमें लगती है कि आपने देखा होगा जैसे स्टेट बैंक ने भी अभी रीसेंट नंबर दिया था 18 से 20%। तो ये साल इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आवाम के लिए और जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा हायर साइड पे ही हमें नंबर्स नज़र आएंगे, जो कि हमें लगता है कि 21% तक ऑन एवरेज रह सकती है इस साल इन्फ्लेशन। बट अगर आप स्पेसिफिक मुझसे पूछें तो सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 23 और फिर 2024 में काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा, और ये जो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज है 8-9% वहाँ तक चली जाएगी इन्फ्लेशन। Right. तो शायद शुरू का पार्ट थोड़ा सा हाई साइड पे रहे, बट इवेंचुअली जो है इन्फ्लेशन गिरना शुरू होगी। ओके ग्रेट। देखें, आपकी जितनी भी स्टोरी और द जर्नी दैट यू हैव पेंटेड अबाउट द FY 2023 इज़ बेस्ड ऑन कि पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल रहेंगी। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू हैव थॉट कि चीज़ें अब सेटल हो गई हैं और आगे बड़े चैलेंजेस नहीं हैं? बिकॉज देयर आर पीपल इन द मार्केट हु थिंक कि बाज़ार शायद 29,000 का लेवल भी देख सकती है अगर पॉलिटिकली नवंबर को ठीक से नहीं हैंडल किया गया। जी, आई थिंक ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। इसमें जो हमारी सबसे बड़ी अजम्पशन है, वो अगर आप ये देखें कि हमारा जो कुछ दिनों से जो सबसे बड़ा क्राइसिस था या जो सबसे बड़ा कंसर्न था, वो ये था कि श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो जाए। मुझे लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जितनी भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सबका इस चीज़ पे कंसेंसस था कि हमें उस सिचुएशन की Well, तरफ that is नहीं जाना। understood कि that is the take that you have taken in your report. But I ask कि बिल्कुल। नवंबर में चीज़ें अगर नहीं हैंडल होती ठीक से, तो do you have a way of letting your investor or the clients know कि भाई अब हालात वो नहीं है, 52,000 नहीं, 32,000 को देखो? Do you have a way? देखें, बिल्कुल बिल्कुल इसमें नवंबर का जो इवेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इवेंट है, और ज़ाहिर है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि चीज़ें किस तरह यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रंट पे अनफोल्ड होती हैं। उसका भी ज़ाहिर है इम्पैक्ट होगा, बट हमें But if जो हालात प्रोबेब ख़राब होंगे तो you have a way of letting your customers know. बिल्कुल बिल्कुल वी डू अपडेट आवर फोरकास्ट एंड वी डू अपडेट, मल्टीपल्स में बट बताएं हमें आखिर में, वेयर डू यू सी द मल्टीपल्स कहाँ सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं? जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि अभी तो हम ऑल टाइम लो मल्टीपल्स पे चले गए हैं। हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो सिर्फ 3.3 पे है, और अगर हम उसमें से जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे बना रही हैं, बट उनके कैश फ्लो के इश्यूज हैं, उनको अगर निकाल दें तो 4.7 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। हमें लगता है कि ये जो है री रेट होके बहुत हाई लेवल्स पे तो अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये एक जैसे आपने मेंशन किया कि नवंबर वाली सिचुएशन है जो अनसर्टेन है, और जो पॉलिटिकल फ्रंट पे अनसर्टेनिटी है या इंक्रीज नॉइज है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि 5 से 5.5 का मल्टीपल हम बिल्कुल देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट मेंशन करना, कि ये प्राइस अर्निंग री रेटिंग तो होगी, बट इसके साथ साथ हमारी नेचुरल जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी हमें कुछ नज़र आएगी, और हमें लगता है 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ अगले साल हो सकती है। इस साल आपका सुपर टैक्स की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, वो चीज़ जो है अगले साल नहीं होगी, तो आपकी अर्निंग ग्रोथ बेहतर होगी इस साल के मुकाबले में, जो कि आपकी देखिए, ग्रोथ को तो रोकने के केस। लिए ये सारा गेम किया है। सो अभी चूंकि जी। उनकी बुक्स में 3 क्वार्टर का प्रॉफिट देखा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने ये हाथ मार लिया। अगले साल नज़र नहीं नहीं आता होगा। कि बुक्स में इतना प्रॉफिट होगा। उमैर नसीर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिसर्च रिपोर्ट को, जिसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ एक्सप्लेन किया है कि चीज़ें किस तरीके से नॉर्मल हो रही हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतरी होने की तवक्को अगर है तो वो क्यों हैं।
from the macroeconomic situation to the earnings, they explained everything and they have a neutral to positive view. In their opinion, पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही पेटी अमाउंट लगेगा जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सो उसके से मुतालिक जो क़यास आराइयाँ हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन के वो दुरुस्त नहीं हैं. पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी दे हैव अ व्यू कि एक स्टेबल रेंज में पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करने जा रही है. बट द नेगेटिव व्यू दैट दे अपहेल्ड वाज रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर, वेयर दे फील कि बहुत ही हाईस्ट लेवल पर रहने के बाद एक आध साल ऑटो सेक्टर बाज़ार की ज़बान में मंदी देख सकता है. इसके बारे में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कंसिडरेशन की ज़रूरत है, इसमें एंट्री से पहले सोचने की, होमवर्क की ज़रूरत है. उन्होंने सर्टन सेक्टर्स को पॉइंट आउट भी किया अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे हाईलाइटेड कि जो डॉलर है वो शायद 200 से 220 के आसपास स्टेबल हो जाए और पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन है न सिर्फ IMF बट बिकॉज ऑफ दी अदर रीजंस एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज़ चीज़ें उनकी नज़र में काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं.